हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ये है कि एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए बैटरी व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर जॉइंड डायरेक्टली, मतलब शॉर्ट सर्किटेड। करंट आई फ्लोज इन द सर्किट टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। उन सेल्स को, एन सेल्स को किस तरह से कनेक्ट करा जाए, ये पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन ये है कि ये सेल है, इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया तो इसने आई करंट दिया। तो एन सेल्स हैं ऐसे, तो इनको कैसे कनेक्ट करा जाए। अब अपन मान लेते हैं कि इनको, अभी ये जो करंट है ये ई बाई आर होगा, क्योंकि आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ई माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये तो जीरो रेजिस्टेंस है क्योंकि शॉर्ट सर्किट करा गया है। तो आई का मान हो गया ई अपॉन आर। चलो इनको सीरीज में लगा देते हैं, सीरीज में एन सेल्स को, ये और ये, तो ऐसे एन सेल सीरीज में लगाए तो फिर करंट कितना फ्लो होगा, अपन देखते हैं कितना करंट फ्लो होगा। ई माइनस आई आर, ई है इसका इंटरजेक्शन, ई माइनस आई आर प्लस ई माइनस आई आर एंड सो ऑन, ई माइनस आई आर प्लस ई माइनस आई आर, अब ई माइनस आई आर एंड सो ऑन अप टू एन सेल्स बराबर जीरो। तो कितना हो गया, एन ई माइनस एन आई आर बराबर जीरो। तो आई का मान आ गया ई अपॉन आर। तो अगर हमने एक सेल लगाया तो भी ई बाई आर था, और एन सेल लगाई सीरीज में तो भी ई बाई आर है। तो इसमें मैक्सिमम करंट मिलने वाला नहीं है। अब हम इनको देखो पैरेलल में लगाते हैं तो अपन देखेंगे कि मैक्सिमम करंट आ गया, क्योंकि ये जो है हर सेल आई करंट देगा। तो अब इसमें जो करंट होगा, यहाँ से आई गया तो ये एक्चुअल में एक सर्किट को देखिए, ई माइनस आई आर और फिर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जीरो, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जीरो है। तो ये इसमें आई करंट, इसमें आई करंट, तो यहाँ एन आई करंट हो जाएगा। लेकिन एन आई इंटू आर, आर इसका जीरो है, तो हर जो सेल है वो भी करंट अब ई बाई आर ही दे रहा होगा। ये भी ई बाई आर, ये भी ई बाई आर, इससे पहले कोई और लगा हुआ है वो भी ई बाई आर। तो एन सेल ऐसे जो लगे हुए हैं हर एक ने ई बाई आर दिया, लेकिन यहाँ के एन आई हो गया तो ये हो गया एन ई बाई आर। तो मैक्सिमम करंट अपने को कब मिला, जब ऑल दी सेल्स आर इन पैरेलल, और उसके बाद एक शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हुआ कि एन सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट मैक्सिमम करंट इन व्हेन द सेल्स आर शॉर्ट सर्किटेड। अब आता है नेक्स्ट सवाल, एन आइडेंटिकल सेल्स जिनका हर एक का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया। इनमें से एन सेल्स रॉन्गली कनेक्ट हो गए और सभी को अपन ने जो कनेक्ट करा है वो सीरीज में करा है। देयर टर्मिनल्स आर कनेक्टेड इन रिवर्स ऑफ दैट रिक्वायर्ड फॉर सीरीज कम्बिनेशन। एन का मान एन बाई टू से कम है। अब लेट ई नॉट बी द ई एम एफ ऑफ द रिजल्टिंग बैटरी एंड आर नॉट बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कह रहा है अब जो इक्विवेलेंट ई एम एफ आएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। सॉल्व अपन करेंगे ऐसे, इस पेज पर सॉल्व करेंगे। अपन कैसे करेंगे सॉल्व कि ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये। अब इनमें से कुछ सेल, तो कुल कैपिटल एन सेल थे, उनमें से एन सेल रिवर्स में कनेक्ट कर दिए गए। रिवर्स का मतलब ये यूं और यूं उल्टा, तो ऐसे इनको कनेक्ट कर दिया गया। तो अब कितने सेल मतलब करेक्ट कनेक्ट करे गए, एन माइनस एन, तो वो क्या ई एम एफ देंगे, एन माइनस एन इंटू ई। लेकिन जो एन कनेक्ट करे गए अपोजिट में, उनका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आ जाएंगे माइनस ई, फिर एक और माइनस ई, एन टाइम्स, स्मॉल एन टाइम्स एन ई, और यहाँ एन माइनस एन इंटू ई, तो माइनस एन ई। आप इसको ऐसे समझो कि आप कोई भी चीज़, ये जो है आपने 10-10 न्यूटन का 20 फोर्सेज लगाई, लेकिन उसमें से 4 फोर्स रिवर्स हो गए, तो अब रिजल्टेंट क्या होगा। तो स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे कि 20 इंटू 10 में से 10 माइनस 4 माइनस कर दीजिए। नहीं, अरे 4 रिवर्स हो गए ना, तो जो सेम डायरेक्शन में जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे वो 16 ही तो बचे, तो 16 इंटू 10 और माइनस 4 इंटू 10, क्योंकि वो अपोजिट लगी। ऐसे यहाँ पर है,
कि जो n है ना, जो n माइनस n एक पर्टिकुलर उसमें है सेम करेक्ट कनेक्शन है, ये रिवर्स कनेक्शन है, लेकिन इसने ये दे रखा है कि स्मॉल n का मान n/2 से छोटा है, तो नेट बचेगा पॉजिटिव। तो नेट ईएमएफ हो गया n माइनस 2n इंटू ई, नेट ईएमएफ। अब इसने एक बात और पूछी थी, ई रिजल्टेंट आ गया है। जैसे 10 बैटरी थी और 10 की पोलरिटी सेम होती तो नेट ईएमएफ क्या आ जाता, नेट ईएमएफ अपना क्या आ जाता, इक्विवेलेंट पूछा है, यहाँ शॉर्ट की ज़रूरत नहीं है, इक्विवेलेंट ही। तो नेट ईएमएफ क्या आ जाता, एन ई। अब वो 10 में से ये 10 ई, उसमें से 3 रिवर्स हैं, तो 7 एक में और 3 अपोजिट हैं, तो 6 का अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि 7 ई माइनस 3 ई, क्योंकि जो अब सेम में बची वो 10 थोड़े ही हैं, अब तो 7 हैं, 7 ई माइनस 10, ये वाला चक्कर। अच्छा, अब रही रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो सब सीरीज में, तो रेजिस्टेंस तो अब भी कैपिटल एन आ रही हो, तो ये इसका जवाब है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ n माइनस 2n इंटू ई है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट जो है वो n आर है। तो अब क्वेश्चन ये था कि इसमें कितना होगा, तो इसका जवाब होगा सी, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो एन आर, तो सी और डी में से ही एक हो सकता था, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो एन आर है। लेकिन इनमें एक गलती करी थी, n माइनस एन, तो n माइनस 2n ये सही था, लेकिन आर नॉट ये गलत था, आर नॉट ये गलत था। इसमें ईएमएफ भी सही है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी सही। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। n identical cells, each of EMF E and internal resistance are joined in series to form a closed circuit. The potential difference across any one cell is are joined in series. अब केवल n सेल लगा के और उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया और सबको सीरीज में लगा दिया गया, तो एक्चुअल में इसमें क्या होगा कि ये फिर एक और फिर ये एंड सो ऑन n सेल्स, फिर इनको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। तो ऐसे ही तो चलेंगे, ई माइनस, मानो आई करंट है, ई माइनस आई आर प्लस ई माइनस आई आर प्लस ई, तो n टाइम्स ई माइनस आई आर प्लस ई माइनस आई आर, तो ऐसे n टाइम्स चलते चलते यहाँ से यहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ पर आई आर 0 है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है, तो करंट 0 है, तो 0 इंटू आर, शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है, तो करंट तो है, तो आई इंटू 0, आर इंटू 0 नहीं, अगर मैंने बोल दिया हो आर इंटू 0 तो वो नहीं है, 0 आई इंटू 0 मतलब रेजिस्टेंस 0 है, तो माइनस आई इंटू 0 बराबर 0, तो क्या हो गया एन ई माइनस एन आई आर बराबर 0, तो आई का मान हो गया ई बाई आर। अब किसी सेल के अक्रॉस जब वोल्टेज निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो वो ई माइनस आई आर होगा, जबकि यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ई माइनस आई आर क्या देख रहे हैं अपन, ई माइनस आई आर अपन 0 देख रहे हैं, आई आर इधर गया, ई माइनस आई आर 0 है। तो एक्चुअल में जो ई एम एफ है उसको खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस ही खा गया, उस पोटेंशियल डिफरेंस को, ई एम एफ को ये खुद ही खा गया। तो ई माइनस आई आर प्लस ई माइनस आई आर, तो एन दफ़ा ये करा बराबर 0 करा, तो फिर एन कॉमन लेने के बाद ई माइनस आई आर 0 आ गया, या आई का मान ई अपॉन आर आ गया, फिर बाद में आ गया ई माइनस आई आर बराबर 0। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम है, बड़ी आसान थी कि हर सेल के अक्रॉस जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि सेल यहाँ तक माना जाता है, पूरा रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस तक यहाँ तक सेल है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अलग से तो होता नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल होता है, जो रिएक्शंस होती हैं उनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लिया जाता है, जो करंट के फ्लो होने में रेजिस्ट करता है, उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट में दिखा दिया जाता है। तो ये अलग से बाहर से नहीं होता, और सेल के अंदर भी कोई ये वायर नहीं होता। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर joined in series to form a closed circuit. One cell is joined with reverse polarity. The potential difference across each cell except A. तो अब जो n सेल्स से उसकी एक की पोलरिटी अपोजिट हो गई, तो n-1 की तो एक तरफ है, n-1 की तो एक तरफ है,
और एक की हो गई पोलरिटी अपोजिट, मतलब ये बड़ा और ये छोटा, ये हो गई ऐसे। तो अब इनको पूछा गया है, इनको ज्वाइन कर दिया गया, यहाँ पर कोई जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। तो यहाँ पर जो नेट आएगा वो n-1 इंटू ई, तो सेम एक ही पोलरिटी में और एक उल्टा था, अब n नहीं बचे ना, n-1, और जो ई एक बचा जो उल्टी पोलरिटी का है वो माइनस ई, तो नेट ये हो गया EMF माइनस आई इंटू एन आर, रेजिस्टेंस तो जुड़ेंगे ही बराबर 0, तो कितना करंट आ जाएगा n-2 इंटू ई इंटू ई अपॉन एन आर इज द करंट। अब इसने पूछा कि किसी भी सेल के अक्रॉस वोल्टेज बताओ, वो सेल जो मतलब पोलरिटी सेम है जिनकी, वो बस एक की अपोजिट है, उनमें से किसी एक सेल के अक्रॉस वोल्टेज बताओ, तो बता दो वोल्टेज, तो क्या होगी E माइनस आई आर हो, आई का मान ये लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा E-n-2 इंटू ई अपॉन एन आर, ये वोल्टेज हो गई। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछेगा उस सेल के अक्रॉस क्या होगी जो अपोजिट पोलरिटी का है, तो करंट तो यूँ फ्लो हो रहा है, अब आप देखिए अपोजिट पोलरिटी वाला मैंने अभी यहाँ दिखाया नहीं है, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो है ये छोटा डंडा और ये बड़ा डंडा, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो करंट की उल्टी डायरेक्शन में, तो E प्लस आई आर होगा यहाँ पर, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो E से भी ज़्यादा होगी। यहाँ तो यूँ करंट फ्लो हो रहा है, तो यूँ इंक्रीज हुआ वोल्टेज, फिर करंट की डायरेक्शन घटा, तो E माइनस आई आर है, यहाँ E प्लस आई आर होगी वोल्टेज, क्योंकि यूँ चल दीजिए आप E और करंट यूँ आ रहा है E प्लस आई आर होगी। अब I की वैल्यू क्या है वो आपको पता है कि I की वैल्यू ये रही E प्लस n-2 इंटू ई अपॉन एन आर, ये I की इंटू आर, ये वोल्टेज है इसके अक्रॉस और ये इसके अक्रॉस है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो एक में इनमें तो होगी जो सेम पोलरिटी, जो सेम उस डायरेक्शन में लगे हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट जो कर रहे हैं, उनमें तो E माइनस आई आर होगा और इसमें E प्लस आई आर होगा, और I की वैल्यू n-2 इंटू ई अपॉन एन आर होगी इंटू आर। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो जो आएगा सो आ जाएगा, यहाँ भी ऐड कर लीजिए, ये इस तरह से है प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम नंबर अपनी हो गई 19 और 20 दोनों हो गई। 20 में यही पूछा गया था, इन द प्रीवियस क्वेश्चन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस है, जिसको अपोजिट पोलरिटी में लगा दिया गया था विद रिवर्स पोलरिटी, उसके अक्रॉस वोल्टेज मोर देन E है। अब प्रश्न उठता है 21वां। अब 21वें सवाल को आप ध्यान से देखिए, ये पूछ रहा है कि करंट कितना फ्लो होगा इस XY में, तो ये सर्किट अलग है, ये सर्किट अलग है। अब आप देखिए कि यहाँ कोई करंट फ्लो हो रहा है I, तो यहाँ से यहाँ तक कोई ब्रांचिंग तो हुई नहीं, कोई शाखा तो निकली नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक जब यहाँ I है तो यहाँ से ये तो I होगा, तो ये I करंट घुसा और I निकल गया, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई ब्रांचिंग ही नहीं हुई, यहाँ से यहाँ तक एक ही नाली है, तो I और I निकल गया, तो इसमें करंट 0 है, सीधी बात है। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ कोई I1 करंट फ्लो हो रहा है, यूँ I1, तो ये I1 यूँ है, और देखो वहाँ यूँ है, तो I1 आया और I1 चला गया, क्योंकि बीच में तो कोई ब्रांचिंग है नहीं ना, तो करंट बढ़ जाएगा, कोई रास्ता ही ना निकला, जब एक ही इसी रास्ते में घूम रहा है पानी, तो I1 और उधर से I1 आया और I1 चला गया, तो इधर क्यों जाएगा, तो XY में फ्लो होने वाला करंट 0 है। तो इस तरह से करंट फ्लो नहीं होते जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता। ये यहाँ पर जोड़ करके ये सर्किट अलग है, ये सर्किट अलग है, तो ये इसके लिए कोई क्लोज सर्किट है ही नहीं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं 22। द व्हीटस्टोन ब्रिज शोन इन द फिगर इज बैलेंस्ड इफ द पोजीशंस ऑफ द सेल C and the galvanometer G are now
interchange, G will show zero deflection in all cases only if all the resistances are equal, only if R1 बराबर R3 R2 बराबर 4, only if R1 by R3 बराबर R2 by R4। अब ये कह रहा है कि इस केस में व्हीटस्टोन ब्रिज है तो R1 बाई R2 बराबर R3 बाई R4 है, या R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4 है। अब ये कह रहा है कि अगर हम बैटरी को यहाँ लगा दें और गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दें, गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दें, बैटरी को यहाँ लगा दें, बैटरी को यहाँ लगा दें, तो हमें चाहिए क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होने के लिए। अब गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है और बैटरी यहाँ लगी हुई है, तो गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है तो हमको यही तो चाहिए कि आमने सामने वालों का मल्टीप्लाई सेम हो, तो वो तो पहले सेम था तो अब भी सेम है। तो इन ऑल केसेस, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो बैलेंस का मतलब है कि ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये। तो अब गैल्वेनोमीटर यूँ लग जाएगा और बैटरी यहाँ लग जाए, बैटरी यहाँ लग जाएगी इन दोनों टर्मिनल, और गैल्वेनोमीटर यहाँ लग जाएगा। तो बैलेंस ब्रिज में क्या चाहिए? ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, तो वो तो है। तो इसलिए इसका जवाब है इन ऑल केसेस। रेजिस्टेंस इक्वल होना जरूरी नहीं है, आमने सामने वालों का मल्टीप्लाई बराबर इनके बराबर, या ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, वो एक ही बात है। ये R1 बाई R2 बराबर करेंगे अपन R1 बाई R2 बराबर करेंगे R4 बाई R3, तो वो एक ही बात है। उससे क्या आ जाएगा? R2 इंटू R4 बराबर R1 इंटू R3 इन ऑल केसेस। तो पहले बैलेंस है, बाद में बैलेंस। अब नेक्स्ट आता है कि ये in the circuit shown above, the voltmeter is of large resistance, the EMF of the cell is E, the reading of the voltmeter is। अब ये पूछ रहा है ये कितने ओम है? 6 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 6 ओम। तो ये यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, तो इसमें पूछना चाहता है द वोल्टमीटर इज ऑफ लार्ज रेजिस्टेंस, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर की रीडिंग पूछ रहा है कि ये कितना शो करेगा वोल्टमीटर। तो ठीक है, अब आप इसको सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा। लार्ज है तो टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यूँ समझो। तो ये जो ई है ना, तो इधर तो करंट गया ही नहीं, तो ई है तो यहाँ जीरो है, यहाँ ई है, नोडल से कर देते हैं जीरो। तो ये लार्ज है तो यहाँ करंट गया है टेंड्स टू जीरो, तो 4 और 6 10, तो ई अपॉन 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है यहाँ, और ये भी 6 और ये भी 4, तो ई अपॉन 10 ही यहाँ। तो इस ई अपॉन 10 से, ई अपॉन 10 करंट से इसको जीरो मान लो, उसको ई मान लो, और ई अपॉन 10 करंट, तो जीरो के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो वोल्टेज होगी आई आर ज़्यादा होगी, क्यों? करंट की उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हूँ। तो ये जीरो है, तो 6E/10 का पॉइंट है ये जीरो है, तो यूँ करंट आया, तो ये 4E/10 का है। अब इसने पूछा हमसे इन दोनों के बीच पोटेंशियल, तो ये 4E/10 का है। एक को जगह जीरो कह सकते हैं, ये जीरो है वो ई है, ये 6E/10 है, ये 4E/10 है, तो 6E/10 में से 4E/10 घटा दिया, 2E/10 आ गया, 2E/10 का मतलब E/5 आ गया, E/5 का मतलब आंसर E/5 हो गया। द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर E/5 हो गई। अब नेक्स्ट है ए मिलीमीटर ऑफ रेंज 10 मिलीएम्पियर हैज़ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। टू यूज ए 10 मीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर द रिक्वायर्ड शंट मस्ट हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ दिस। अब ऐसा है, इसको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, कि हम जब किसी गैल्वेनोमीटर तो एक कंसेप्ट है जिसमें से करंट पास करने पर वो जो है वो डिफ्लेक्ट होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो जो एक टॉर्क लगती है उस पर, करंट कैरिंग कॉइल पर, और फिर जब उस टॉर्क के कारण वो डिफ्लेक्ट होती है, फिर स्प्रिंग लगी रहती है, तो स्प्रिंग रिवर्स डायरेक्शन में टॉर्क देती है, तो स्प्रिंग की टॉर्क सी थीटा और बीना साइन थीटा, और साइन थीटा को हम
1 लेते हैं जनरली, क्योंकि थीटा को 90 लेते हैं। तो बीना जो है वो टॉर्क होती है। बीना मतलब BINA, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, A इज द एरिया ऑफ द कॉइल, I इज द करंट। तो सी थीटा बराबर बीना, तो I बराबर, तो सी थीटा बराबर बीना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, तो I बराबर हो जाता है C/BNA इंटू थीटा। तो जो करंट है वो थीटा के प्रोपोर्शनल है, या थीटा करंट के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि BNA अपॉन C इंटू थीटा इंटू I। तो बाई नोइंग थीटा वी कैन डिटरमाइन करंट। तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा करंट होगा, क्योंकि ये तो सारा कांस्टेंट है। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट है। अब आ जाते हैं कि उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कराया जाए। तो हम गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट पास नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा पास करेंगे तो कॉइल बर्न हो जाएगी। तो हम क्या काम करते हैं कि उसका एक परसेंटेज उसके कॉइल की तरफ भेज देते हैं। तो उस रेजिस्टेंस को, गैल्वेनोमीटर वाले रेजिस्टेंस को हम RG कह देते हैं, और एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं बहुत कम, जिसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है, तो मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से बाईपास हो जाता है उधर जाने की वजह से। मानो 1/10 करंट इधर जाता है, यहाँ I करंट आया और I/10 इधर जाता है। तो I/10 से जो डिफ्लेक्शन हुआ, मानो वो I/10 से 5 डिग्री हुआ, तो हम वहाँ I/10 न लिख के I लिख देते हैं। मानो 1 मिली एम्पियर से ये हुआ 1/10 से, तो हम 10 मिली एम्पियर छाप देंगे, क्योंकि ये करंट मेजर करना है। तो हम इस तरह से इसकी रेंज बढ़ा लेते हैं। तो हम एमीटर बनाने का ये मेथड है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो तो गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब जैसे LN है, LN इंस्टीट्यूट है, अब उसके पास इतने स्टूडेंट आते हैं कि स्टूडेंट गिने नहीं जा रहे, तो स्टूडेंट से ही कह दिया कि यार हमें ऐसे गिनेंगे कि तुम हर 20 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट मेरे सामने से निकल जाए। अब पता लगा मेरे सामने से 100 स्टूडेंट निकले, तो मैं समझ गया कि स्टूडेंट 2000 थे, उस इंस्टीट्यूट में 2000 पढ़ रहे थे। मैं 20 टाइम्स कर दूंगा कि 20 में से एक। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि यहाँ 1/10 के कारण डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन मैं कैलिब्रेशन 10 टाइम्स कर दूंगा उसको, क्योंकि मुझे तो ये करंट नापना है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये पूछता है कि 10 मिली एम्पियर उसकी रेंज है, उसकी एज ए कॉइल 10 मिली एम्पियर पर पूरा डिफ्लेक्शन हो जाता है, लेकिन मुझे तो 1 एम्पियर नापना है। तो यहाँ 1 एम्पियर और यहाँ 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 10 × 10⁻³ मतलब 10⁻² एम्पियर। ठीक है, तो मोस्टली करंट यहाँ से जाएगा। तो ये कह रहा है कि द रिक्वायर्ड शंट मस्ट हैव ए रेजिस्टेंस ऑफ दिस, मतलब करीब करीब ये लगभग पूछा होगा, मानो एग्जैक्ट भी पूछ ले तो यहाँ पर 1/100 एम्पियर जाए, 1/100 एम्पियर। तो यहाँ कितना जाए 99/100 एम्पियर। तो रिक्वायर्ड शंट हैव, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, ये 1 ओम है। तो अब यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज इधर से नापो या इधर से नापो, दोनों बराबर हैं। तो इधर से नापते हैं तो 1/100 × RG है, 1/100 × RG, वेयर RG इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो कि हमें 1 ओम दे रखा है। अब इसको बराबर कर दो 99/100 × RSH, जो शंट लगानी है। तो यहाँ करंट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो शंट रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से बाईपास करना है। तो डिफ्लेक्शन इसके अनुसार होगा और कैलिब्रेशन इस करंट के अनुसार होगा। तो क्या हो गया RSH आ गया RG/99, बस। तो ये, और RG हमें दे रखा था 1 ओम, तो शंट रेजिस्टेंस जो लगाना है 1/99 ओम लगाना है, बस, क्योंकि हमें उसकी जो कैलिब्रेशन करना है वो 100 टाइम्स करना है। तो उस करंट का मानो 100 कुछ भी आता है तो उसका 99% इधर से निकल जाए और 1% उधर से निकल जाए। ये था किस्सा। तो 1/99 हुआ। अब आता है नेक्स्ट सवाल, टू यूज द मिलीमीटर ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन एज ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट, ए रेजिस्टेंस R इज प्लेस्ड इन सीरीज विद इट, द वैल्यू ऑफ R इज दिस। अब ये है उसी गैल्वेनोमीटर से हम बना लेते हैं वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में यूज होते हैं पैरेलल में, क्योंकि दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना होता है। लेकिन वोल्ट मीटर बनाने के लिए एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, जिससे कि जो उसकी गैल्वेनोमीटर के जो करंट के लेने की जो रेंज है वो उसी में बना रहे। तो अब इसमें वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस RG है, तो इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं R, और ये RG है, और इसकी जो वोल्टेज अपने को 10 वोल्ट मेज़र करनी है, 10 वोल्ट आ जाए। और 10 वोल्ट कैसे आ जाए, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर तो मात्र करंट क्या ले सकता था, 10 मिली एम्पियर, मतलब 1/100 एम्पियर। 10 मिली एम्पियर 10 इंटू 10 की पावर -3, 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, मतलब 1/100 एम्पियर हो गया 1, और ये RG दे रखा था 1 ओम। तो हमें वोल्टेज नापनी है 10 वोल्ट तक, यहाँ लिखा हुआ है कितने वोल्ट तक का बनाना है, 10 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस तो मात्र 1/100 इंटू 1/100 वोल्ट ही आनी है, लेकिन मुझे तो 10 वोल्ट नापनी है, तो मैं एक हाई रेजिस्टेंस लगा दूँ इतना ही करंट पास करके, करंट इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा ये करंट ले नहीं सकता, इससे ज़्यादा करंट लिखोगे तो कॉइल डैमेज हो जाएगी, या कुछ भी समझिए, मतलब इससे ज़्यादा 1/100 एम्पियर से ज़्यादा पास नहीं कर सकते। तो कि वोल्ट मीटर बनाना है, तो वोल्ट मीटर को अपन जोड़ देते हैं, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नापनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस नापना होता है, उसको पैरेलल में लगा देते हैं, जब तो वोल्टेज आएगी दो पॉइंटों के बीच में। और ए मीटर को हमेशा उस ब्रांच को तोड़ करके लगाया जाता है, क्योंकि ए मीटर तो करंट नापता है, पानी नापता है, तो उसको तोड़ा जाएगा है, उसको पाइप को तोड़ के खट से लगा देंगे तो ये पता लग जाएगा पानी कितना बह रहा है। वहाँ तो पानी का बहाव है, तो सीरीज में लगाया जाता है, कौन, ए मीटर। लेकिन ए मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर से जो ए मीटर बनाते हैं तो शंट रेजिस्टेंस स्मॉल लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं, जिससे मोस्ट ऑफ द करंट बाईपास हो जाए और गैल्वेनोमीटर से वही करंट पास हो जिसके लिए वो डिजाइंड है। अब ये लगा दिया, अब यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट आना चाहिए, तो ठीक है भाई, ये 1 ओम में आ रहा है, तो और करंट कितना है 1/100 एम्पियर, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता ये, तो 1/100 इंटू 1 + R बराबर 10 वोल्ट आ गया R का मान। तो R का मान 1 + R बराबर 1000 ओम, तो R बराबर 999 ओम। तो 999 ओम सीरीज में लगा दें टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर ऑफ 10 वोल्ट रेंज। अब ये सवाल इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट आता है ए मिलीमीटर of range 10 milliampere gives full scale deflection for a current of 100 milliampere when a shunt of इतने ohm is connected in parallel to it. The coil of millimeter has a resistance of this full scale deflection for a current of when a shunt of इतने is connected in parallel to it. चलो इसको